अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी जो डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी में हम गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस कर रहे थे, उसमें नॉन मोलर टाइप ऑफ डिजीजेस। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि मोलर डिजीज़ वो होती है जिसमें हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल बनता है। उसमें 3 तरह के मोल हमने पढ़नी है, कंप्लीट, पार्शियल और इन्वेसिव, और उनकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में बता दी। और अब हम पढ़ेंगे नॉन मोलर क्या होती हैं। एक जरा सी रिवीजन में आपको करा दूँ, ये कि हमने पढ़ा था कि एक प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा आपको पता है कनेक्शन होता है मैटरनल फीटस और मदर के दरमियान में, और वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक उसका पार्ट होता है जो कि मदर की तरफ होता है, सपोज ये वाला आधा पार्ट मदर की तरफ है तो ये मदर की टिश्यू से बनता है, और ये वाला आधा पार्ट फीटस की तरफ है तो फीटस के टिश्यू से बनता है। जिसका फीटल पार्ट होता है वो जो डेवलप हो रहा है वो किस चीज़ से डेवलप हो रहा है? इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम कोरियन। अब कोरियन क्या था? हमने कहा था कि फीटस ये जो है हमारा वो कुछ कवरिंग्स में लिपटा हुआ है, तो उसकी जो इनर कवरिंग है वो एमनियन है और जो बाहर वाली कवरिंग है वो कोरियन है। और ये जो बाहर वाली कवरिंग है कोरियन, ये आपका फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाती है। और इस तरह नहीं बनाती, बल्कि यूं इसमें कोरियोनिक विलाई बनते हैं। इन विलाई, इन विलस ट्रीज के दरमियान में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के दरमियान में सारी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, एक तरफ फीटस की होती है, दूसरी तरफ मदर का आर्टरीज का ब्लड आता है, और वो फिर आपस में मिक्स होते हैं तो ब्लड एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन, ब्लड नहीं एक्सचेंज होता, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होता है। अच्छा, ये कोरियन और एमनियन वगैरह सारी चीजें बनी कहाँ से थी? शुरू से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स या ट्रोफोब्लास्ट, जिन्हें हमने कहा था। बेसिकली जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो ये दोनों मिलके एक पूरा फर्टिलाइज्ड ओवम बनाते हैं। उसके बाद उसकी मल्टीपल डिविजन्स होती हैं। 32 सेल स्टेज पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ठीक है, और उस ब्लास्टोसिस्ट में सेल इस तरह लाइन करते हैं कि जो आउटर लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाले एम्ब्रियोब्लास्ट होते हैं। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये मेनली एम्ब्रियो बनाता है या फीटस बनाते हैं, और जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जो बाहर के सेल्स होते हैं ये मेनली आपका ये सारी फीटल प्लेसेंटा और सारी जो लेयर्स फीटस को कवर कर रही हैं, और थोड़ा बहुत फीटस के फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मोल में क्या हो रहा था? मोल में हमने कहा था कि या तो 2 स्पर्म्स आके एक ही एग को फर्टिलाइज कर देंगे, या फिर एग जो है वो एम्प्टी होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने पार्शियल और कंप्लीट मोल पढ़ा था। बहरहाल वो आप उसकी में देखेंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, गेस्टेशनल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। कोरियो कोरियन से निकला है, कोरियन हमारी आउटर लेयर है फीटस की। कार्सिनोमा मतलब कैंसर। तो मतलब ये कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोरियन में कैंसर डेवलप हो जाता है आउटर लेयर में ऑफ द फीटस की डेवलपमेंट, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है फीटस की कवरिंग की, उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। अब एक और बात यहाँ पर अपने जहन में रखना कि कोरियोकार्सिनोमा सिर्फ गेस्टेशनल नहीं होता। ये बात एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछते हैं। कोरियोकार्सिनोमा एक जनरल टर्म है। आपके पास जब भी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स से कैंसर बनता है उसको हम कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं, क्योंकि कोरियन कहाँ से बना है? ट्रोफोब्लास्ट से। मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर ट्रोफोब्लास्ट, और हमारा जो कोरियन बना है, जो कवरिंग बनी है, और जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जिसने बनाया है, वो सब कुछ बना है ट्रोफोब्लास्ट से। तो इन शॉर्ट अगर ट्रोफोब्लास्ट से कोई भी कैंसर अराइज होता है तो वो कोरियोकार्सिनोमा कहलाता है। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज हो जाए और हमारा जो कोरियन है और ये जो मतलब फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है ये सब ना बने, बल्कि ये एक कैंसरस मैस बन जाए, तो उसको हम कहेंगे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कैंसरस मैस डेवलप करेंगे तो उसे हम कहेंगे गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। और एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं नॉन गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। वो क्या होता है कि अगर आपका नॉर्मल यूट्रस है, जैसे आपका यूट्रस है और कोई प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, याद रखना है, ओवरी है यहाँ पे पड़ी हुई, ओवरी फिर भी एग तो हमेशा प्रोड्यूस करती है ना, हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि एग प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी से, वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा। तो एग इज अ टाइप ऑफ जर्म सेल, और जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर टोटीपोटेंशियल सेल्स। मैंने आपको पहले बताया था टोटीपोटेंशियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि उनसे पूरा ह्यूमन बीइंग बन सकता है, क्योंकि उनमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और सारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर क्या होता है कि हमारे पास ये जर्म सेल यानी जो हमारा एग है इसके सेल्स अचानक से उनमें म्यूटेशन हो और वो ट्रोफोब्लास्ट टाइप सेल्स बनाने लग जाएं और वहां पर या तो ओवरी में या यूट्रस में कार्सिनोमा डेवलप कर दें विदाउट हैविंग एनी प्रेगनेंसी, विदाउट हैविंग एनी कोरियन, कोई फीटस नहीं है, कोई फीटस की लेयर है, कोई कवरिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल एग था, उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन ऐसी हुई कि उसने ओवरी में
और या फिर एंडोमेट्रियम में या न्यूट्रस में आने के बाद वहां पर कैंसरस मैस बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल वैसी जैसी ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, तो उसको भी हम कहेंगे कोरियोकार्सिनोमा नॉन गेस्टेशनल टाइप। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस सारे को हम मिटा देते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। और गेस्टेशनल क्या होता है? वो वाला कोरियोकार्सिनोमा जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ये 32 सेल स्टेज बनी है, ट्रोफोब्लास्टिक स्टेज बनी है, तो इसके बाद वो बजाय ये कि ट्रोफोब्लास्ट नॉर्मल प्लेसेंटा बनाए और नॉर्मल कोरियोनिक विलाई बनाए और दरमियान में फीटस बने, वो कुछ बनाने के बजाय ट्रोफोब्लास्टिक सेल सिर्फ और सिर्फ कैंसरस मैसेज बनाने लग गए हैं जो कि सारे यूट्रस और एंडोमेट्रियम को फिल कर रही है, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, होपफुली अगर कोई मसला होगा किसी को तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा में जो अगली बात है वो है इसकी डेफिनेशन, तो मैंने आपको बता दी। कॉज क्या होता है? मोस्टली देखा ये गया है कि हमारा जो कंप्लीट मोल होता है ना, जो कंप्लीट मोल से मुराद मैंने आपको कहा था कि वो होता है जिसमें हमारा पूरा जो सारा का सारा ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है उसमें सिस्टिक मैसेज ही बनेंगी, पूरा एंडोमेट्रियम ऐसे भर जाएगा सारी सिस्टिक मैसेज से और कोई फीटल टिश्यू नहीं बनेगा, वो हमारा कंप्लीट मोल था। ठीक है, तो कंप्लीट मोल में वी हैव उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएं। कंप्लीट मोल खुद कोई कैंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें कैंसर, उससे कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन जब हम पूरा का पूरा मोल निकाल भी लेते हैं, अबॉर्शन भी हो जाती है, मतलब सारा टिश्यू रिमूव हो जाता है, उसके बाद भी कैंसर की रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक तो ये रीजन होती है। उसके अलावा ये भी देखा गया कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी ऐसा होता है कि कई बार कोई मोलर प्रेगनेंसी नहीं है। मोलर प्रेगनेंसी तो हमने तब की थी ना जब स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन स्पेशल टाइप की थी, यानी कि या तो 69X था या फिर दोनों स्पर्म ही डुप्लीकेट हुआ था। मैंने आपको बात पिछली वीडियो में बताई, तो आप उसको देख लेना। अगर मोलर प्रेगनेंसी नहीं है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक नॉर्मल एग और एक नॉर्मल स्पर्म आके नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की है, 46XY उनने बनाया, सपोज ये कि मेल बना, ठीक है, उस नॉर्मल प्रेगनेंसी के भी जो ट्रोफोब्लास्ट बने वो भी म्यूटेशन ऐसी उनमें हो सकती है कि वो कैंसरस बन जाए और गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा डेवलप हो जाए। ठीक है, लेकिन ज्यादा रिस्क मोलर प्रेगनेंसी में होता है। जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ना, वो एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा ब्राउन कलर की थिक ब्लीडिंग होती है ऐसी पेशेंट्स को, वजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि वो एक कैंसरस मैस बन रही है और दूसरा उनका जो HCG का लेवल है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये HCG सिक्रीट करते हैं एक्टिवली, और जरूरत से ज्यादा सेल्स होंगे तो जरूरत से ज्यादा HCG सिक्रीट करते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी में भी मैंने बताया था कि HCG ब्लड में भी, यूरिन में भी हाई होगा, लेकिन कैंसर में उससे भी ज्यादा हाई होगा, मोलर प्रेगनेंसी से भी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, और साथ ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी जो मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोकार्सिनोमास में बेसिकली वी हैव हेमरेजिक मैसेज। ठीक है, बहुत ज्यादा हेमरेज हो रहा होता है साथ साथ, क्योंकि आपके जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बन रहे हैं इनके बीच में ये सारे के सारे एंडोमेट्रियम में थे पहले। ठीक है, ये अगर यूट्रस है आपका, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम में बनना शुरू करते हैं, मायोमेट्रियम में इन्वेड करते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम में इन्वेड करेंगे, वहां रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो बेतहाशा हेमरेज हो रहा होता है। ठीक है, हेमरेज की वजह से जो असल टिश्यू है, जो है हमारे पास जो बेसिक कैंसरस मैस है, कई बार वो सारा का सारा खुद भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खुद भी सही नजर नहीं आता, बिकॉज ऑफ दैट हेमरेज, इतना मैसिव हेमरेज होता है। और क्योंकि ये कैंसर है तो डेफिनेटली ये मेटास्टेसाइज भी करता है, कहाँ कहाँ कर सकता है, लंग में जा सकता है, एब्डोमेन में जा सकता है, लिवर में कहीं भी जा सकता है। बहुत ज्यादा दफा ऐसा भी देखा गया है कि हमारे पास जो ओरिजिनल ये मैस था, इतना हेमरेज हुआ कि वो सारा एबॉर्ट हो गया, लेकिन जो मेटास्टेटिक जगह थी, लंग्स वगैरह, वहां से हमें पता चला कि यार ये तो गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा का मेटास्टेसिस है जो हो चुका है। ठीक है, तो आपने एक बात ये याद रखनी है, मेटास्टेसिस है इसमें। अभी तक पिछले जितने हमने मोल्स पढ़े थे उनमें कोई मेटास्टेसिस नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मैंने जितने मोल्स अभी आपको पढ़ाए थे सब में मैंने कहा था कि कोरियोनिक विलाई बनते हैं, जो कि प्लेसेंटल पार्ट ऑफ जो हमारा फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है, और कोरियोनिक विलाई डिस्टॉर्ट होते हैं और फिर फलाना फलाना होता है। यहाँ पर जो गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा होगा इसमें कोरियोनिक विलाई बिल्कुल नहीं बनेंगे, सिरे से नहीं बनेंगे। दिस इज योर MCQ। ठीक है, हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है इन दोनों के दरमियान वो ये कि जो हमारे मोल्स होते हैं उनमें हमेशा विलाई डिस्टॉर्टेड ही सही बनते जरूर हैं, प्लेसेंटा बनने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इन कैंसर कोई विलाई नहीं बनते। तो ये बात आपने याद रखनी है। विलाई क्या है ये तो अब आपको समझ आ गई होगी ना, कि जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का वो हिस्सा जो फीटस बना रहा है, उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं विलस। ठीक है,
कोरियन से बनती हैं ये। तो मोर्फोलॉजी में आपको ये कुछ नजर आएगा, और उसके अलावा आपको मेट्स मिलेंगे। मेट्स से मुराद है मेटास्टेटिक एरियाज मिलेंगे आपको, जहां पर ये कैंसर जा चुका होगा। क्लिनिकली पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग के साथ और HCG के लेवल्स बढ़ता है। अगर ये लिमिटेड होगी यूट्रस तक तब तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर एब्डोमेन तक जा चुकी तो फिर प्रेशर सिम्टम्स और पेन के साथ भी पेशेंट्स आती हैं। इस कैंसर के बारे में अच्छी बात यह है कि मेडिसिन में यानी कीमोथेरेपी से इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। आप कीमोथेरेपी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। इवन जो इसकी मेटास्टेसिस जहाँ जहाँ हुई होती है वहां से भी ये अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इस कैंसर के बारे में सबसे अच्छी बात हमारे पास यही है, ठीक है। लेकिन जो गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा है वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यही कोरियोकार्सिनोमा, मैंने आपको बताया कि नॉन गेस्टेशनल टाइप हो, नॉन गेस्टेशनल टाइप का मतलब है कि प्रेगनेंसी के बगैर अगर वो ओवरी या एंडोमेट्रियम में डेवलप हुआ हो, तो यहाँ पर हमारे पास दिखा ये गया कि मेडिसिन से रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया। हालांकि कोरियोकार्सिनोमा ही है, वहां पर रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह इन्होंने बताई है? उसकी एक सजेस्टेड रीजन ये है कि जब हमारे पास गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा होता है तो उसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो कैंसर बनाते हैं वो हमारे पास फर्टिलाइज्ड होते हैं। ऐसा ही हुआ था ना, गेस्टेशनल में तो पहले फर्टिलाइजेशन हुई थी ना एग और स्पर्म की, और उसके बाद उनने कैंसर बनाया। तो फर्टिलाइज्ड ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं जो कैंसर बनाते हैं। जबकि अगर जर्म सेल में ये सिलसिला होगा, चाहे वो फीमेल में जर्म सेल्स में यानी कि एग की वजह से ओवरी या एंडोमेट्रियम में हो, या फिर मेल्स में भी हो सकता है, मेल्स में स्पर्म टेस्टिस में भी कैंसर कर सकते हैं अकेले, ठीक है। तो अगर इसमें चाहे मेल्स में होगा चाहे फीमेल्स में होगा तो सिंगल टिश्यू होगा। फीमेल्स में हाली मैटरनल टिश्यू होगा और मेल्स में हाली पैटर्नल टिश्यू होगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि हाली एग और हाली स्पर्म में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई। तो उस केस में ऑपोजिट टिश्यू ना होने की वजह से जो रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी है वो डिक्रीज इसलिए आता है कि सपोज एक मेरे पास फर्टिलाइज चीज है, उसमें ये मैटरनल टिश्यू है और ये पैटर्नल टिश्यू है। यहाँ पर हमने कीमोथेरेपी दी, ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये इसके लिए एंटीजन है और ये इसके लिए एंटीजन है। ऐसे ही होता है ना, मैटरनल जीन्स आर एंटीजन फॉर पैटर्नल जीन्स एंड पैटर्नल जीन्स आर एंटीजन फॉर मैटरनल जीन्स। ये दोनों सेम तो नहीं है, ठीक है। तो जब हम कीमोथेरेपी देते हैं ऐसे केस में, सपोज ये है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड है, गेस्टेशनल है, उसमें ये भी एंटीजन है इसके लिए। अगर हम इसके खिलाफ कीमोथेरेपी देंगे तो दूसरी चीज उसको ऐड करेगी कि यार तुम्हें मैं भी अटैक कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें कोई और चीज भी अटैक करी, और उसके ऑपोजिट ये इसको अटैक करने लग जाएगा। मतलब एज ये एक सजेस्टेड रीजन दी गई है कि आपस में ये एक दूसरे को भी एंटीजन के तौर पे बिहेव करने लग जाते हैं, और इसलिए कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स इस कैंसर का अच्छा आ जाता है। जबकि इसके ऑपोजिट जब ये सेल्स अकेले होते हैं, खाली एग है जिसने ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर बनाया या खाली स्पर्म है मेल्स में जिसने कैंसर बनाया, तो उसमें जब हम कीमोथेरेपी देंगे तो उसके साथ उसको मारने के लिए उसे ऐड करने का इफेक्ट कोई नहीं होगा, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता। पर बहरहाल इतनी ये पूछी जाने वाली बात नहीं, वैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया था एक हल्का सा, अगर आपके जहन में बैठ जाए तो अच्छी बात है। जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो यही है कि ये कैंसर इन्वेड भी करता है और इस कैंसर में विल लाइन नहीं बनते। अभी तक कोई बात ना समझ आई, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।